हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी साइकोलॉजी ऑप्शनल की डिस्कशन को। थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशंस में हमारी दोस्तों डिस्कस करने के लिए एक थीम और बची है, डैट इज थीम नंबर 5। इसको हम जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी थीम नंबर 4 की, विच इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड। हमने बात करी थी कि कैसे हम इंसान के व्यवहार, स्वभाव, रवैये को, बर्ताव को जान सकते हैं अलग अलग इंसानों के कल्चर को समझने के आधार पर। जैसा जिस कल्चर में इंसान रहते हैं उनके बिहेव करने के तरीके जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो पहले हमें इंसानों के उस कल्चर की सेटिंग को पहचानना पड़ेगा ताकि हम उनके बिहेवियर के ऊपर एक प्रकाश डाल सके अंडरस्टैंडिंग का। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे थीम नंबर 5 के बारे में। थीम 5 का कहना है कि ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एक इंसान जिस तरीके से बिहेव कर रहा है या कर रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं अगर हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें। तो इंसानों के बिहेवियर को कंट्रोल करना और उसको मॉडिफाई करना पॉसिबल है। अब जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कोई भी एक जो पर्सन है, मेल है, फीमेल है, आप उसको इमेजिन कर सकते हो, और उनका एक पर्टिकुलर बिहेव करने का तरीका है, उनका एक बिहेवियर है जो कि उस इंसान के आसपास के सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट से बना हुआ है। उसका, इंसान का जो पर्टिकुलर बिहेवियर निकल कर आ रहा है, उसके पीछे जो रीजन रिस्पॉन्सिबल है वो है उस इंसान का सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। जैसे एक इंसान जो है, जिस टाइम पर वो ऑफिस के लिए निकलता है अपनी कार से, उसको रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। अब वो ऑफिस जो है रोज लेट पहुंचता है, जिसकी वजह से रोज उसका भी दिमाग खराब होता है और उसके बॉस का भी दिमाग खराब होता है। अब उसका बॉस उस पर चिल्लाता है, और सुबह सुबह की, मतलब रोज सुबह सुबह का जो दिन होता है उसमें रोज इसको डांट पड़ती है इस इंसान को, और रोज की मॉर्निंग जो होती है, रोज का जो दिन होता है वो उसका बेकार हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या है कि इसका बिहेवियर जो है वो चिड़चिड़ा सा होने लगा है, क्योंकि इसको ऑफिस जब जाते हुए रास्ते में जो ट्रैफिक मिलता था, वो शाम को जिस टाइम पर इसका ऑफिस छूटता है, जब छुट्टी होती है तब भी वो उसको ट्रैफिक मिलता है, और घर आने में शाम को और भी ज़्यादा लेट हो जाता है एज कंपेयर टू जब ये घर से सुबह ऑफिस के लिए निकलता है इंसान। अब इसका बिहेवियर जो है, अगर हम इसको कंट्रोल करना है, ठीक है, अगर हम इसको मॉडिफाई करना है, तो हमें इसके बिहेवियर के सामने जो अटकलें, जो अड़बंगे जो आ रही हैं, जो स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं। स्पीड ब्रेकर क्या है कि इस इंसान का लेट होना कुछ रीजंस की वजह से, और उसकी वजह से इसको डांट पड़ना, और इसका घर पे लेट आना, और ज्यादातर इसका ट्रैफिक में फंसे रहने की वजह से इसका जो बिहेवियर है, रोज का रूटीन फॉलो करते करते ट्रैफिक में फंसे फंसे इस इंसान का बिहेवियर थोड़ा सा इरिटेटेड हो चुका है, वो इरिटेबल नेचर का होता चला जा रहा है। अब यहां पर अगर हमें इस इंसान के बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, तो यहां पर हमें वो जो चैलेंजेस हैं, जो उसके बिहेवियर के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल जो कारण है, हमें पहले उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इस इंसान का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। तो इस इंसान को हम सजेशन दे सकते हैं कि आप जिस शहर में रह रहे हो वहां पर मेट्रो जो है वो अवेलेबल है, आप मेट्रो से जाया करो, आप मेट्रो से कम्यूट करा करो। कम्यूट का मतलब होता है ट्रैवल करना। आप मेट्रो से कम्यूट करो, आप खुद गाड़ी चलाकर ना जाओ, आप कैब का सहारा लो। फिर इस इंसान को हम ये समझा सकते हैं कि सुबह सुबह अगर आपका दिन बेकार होता है और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से पूरा दिन बेकार हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है घर से थोड़ा सा जल्दी निकलो, या फिर अगर कोई ऑल्टरनेटिव रूट जो अवेलेबल है जहां पर ट्रैफिक ना हो और वो थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर अगर आपका एक्स्ट्रा ले रहा हो, तो आप फिर उसका सहारा लो।
क्योंकि ऑफिस जल्दी पहुंचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लेट पहुंचकर जो आपको एक तो डांट भी पड़ रही है, फिर आपका मूड भी खराब हो रहा है, फिर आप अपने बॉस का भी मूड खराब कर रहे हो, और ये रोज आपको करना है, रोज ऑफिस आना है। तो जब ये रोज रोज ऐसा होता रहेगा तो ये इरिटेबल बिहेवियर हो गया इसका। इस इरिटेबल बिहेवियर को चेंज करने के लिए जो भी हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं, वो सॉल्यूशंस हम क्यों दे रहे हैं? ताकि हम इस इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें और काफी हद तक मॉडिफाई कर सकें। और यहां पर कौन सा बिहेवियर है इस इंसान का ट्रैफिक की वजह से? दैट इज इरिटेबल बिहेवियर। पर्सन इरिटेटेड होता चला जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर शुरू में एक एनेक्डोट के साथ, एक कहानी के साथ, यहां पर हमसे कुछ सवाल जवाब की प्रक्रिया के थ्रू राइटर हमें यहां पर कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस थीम को, कि ह्यूमन बिहेवियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर हम कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें इंसान की जिंदगी में। हमसे सबसे पहले सवाल ये करा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ जो वैज्ञानिक होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो ये जानने में बड़ा इच्छुक होते हैं, दे लाइक टू नो, कि कैसे सर्टेन इवेंट जो होते हैं उनको कंट्रोल करा जा सकता है, चाहे वो इवेंट्स फिजिकल नेचर के हों या साइकोलॉजिकल नेचर के हों। क्यों कुछ जो वैज्ञानिक होते हैं या मनोवैज्ञानिक होते हैं वो इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, ये जानने के लिए कि क्या हम कुछ घटनाओं को, कुछ इवेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर चाहे वो फिजिकल घटनाएं हो, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड है, लैंडस्लाइड है, ठीक है, या फिर साइकोलॉजिकल घटनाएं। क्या हम इंसानों का उस पर बिल्कुल भी कंट्रोल है क्या? तो वो इस चीज़ के बारे में क्यों सोच रहे हैं, मतलब वो क्यों इंटरेस्टेड है इस चीज़ के बारे में जानने के लिए? तो उनका मेजर कंसर्न जो अराइज होता है वो उनकी एक इच्छा से अराइज होता है। मतलब साइंटिस्ट जो हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं या मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अंदर एक इच्छा ये भी है जानने की कि क्या हम कुछ ऐसी टेक्निक्स को या कुछ ऐसे मेथड्स को इजाद कर सकते हैं क्या, डेवलप कर सकते हैं क्या, जिसकी वजह से एक इंसान की ज़िंदगी में जो उसकी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार की इंप्रूवमेंट आए। जैसे एक नॉर्मल इंसान की जो ज़िंदगी है वो चले जा रही है, तो हम उसकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी क्या चीज़ें ऐड करें या फिर ऐसी क्या चीज़ें रिमूव करें जिससे उस इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाए। अब हम यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिक्रीज करने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली साइकोलॉजी में हमारा लेना देना इस बात से है कि इंसान जो है उसकी वेलबींग जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान का खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी उसके लाइफ में जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, जो रुकावटें हैं, अगर हम उसको रिमूव कर दें तो क्या इंसान की जो लाइफ की जो क्वालिटी है उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आएगा। तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो भी इस चीज़ का आंसर चाहते हैं कि क्या साइकोलॉजिस्ट कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं क्या, अपनी नॉलेज को, अपनी साइकोलॉजी की फील्ड की नॉलेज को क्या वो अप्लाई कर सकते हैं क्या इंसान के बिहेवियर के ऊपर, इंसान के रवैये के ऊपर, ताकि इंसानों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव हो सके। अब अगर हमें इंसानों की ज़िंदगी को अगर इम्प्रूव करना है, उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट को अगर हमें इम्प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमें रिमूव करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ को या एडवर्स कंडीशंस को, कुछ डिफ़िकल्टीज़ को या ऐसी कुछ एडवर्स कंडीशंस को। एडवर्स कंडीशन मतलब बेकार चीज़ें जो कि एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है या करती है अपने लाइफ के डिफरेंट फेजेस में। अगर वो चीज़ें उसकी ज़िंदगी से हटा दी जाए तो एक इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकती है। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? अच्छा, अब वो मतलब साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं उस रोल को हम बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि बहुत सारे जो इंसान होते हैं पृथ्वी पर, जो ह्यूमंस होते हैं, उनका ना अपनी जिंदगी पर इतना बस नहीं चलता कि वो उन ऑब्स्टेकल्स को, उन चैलेंजेस को, जिसकी वजह से उनकी ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है
जो डिग्रेड होती चली जा रही है, जो बर्बाद होती चली जा रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंसान की जो डिग्रेड होती हुई चली जा रही है, कुछ ऑब्स्टेकल्स की वजह से, कुछ चैलेंजेस की वजह से। तो हर एक इंसान का अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं होता है, या फिर वो नहीं जानते हैं कि वो ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से ये सारी जो अटकलें हैं वो खत्म हो जाएं। तो वहां पर इंसानों को एक नीड फील होती है एक पर्सन की, जिसको हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर, या फिर होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट तो देखो दोस्तों वो पर्सन होता है, मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, जो कि डिग्री होल्डर होते हैं साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर। साइकेट्रिस्ट होते हैं डॉक्टर, जो कि मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं। काउंसलर जो है वो बेसिकली आपको एक गाइडेंस देते हैं, आपसे बात वगैरह कर कर आप उनके साथ दुख तकलीफें वगैरह अपनी शेयर कर सकते हो और वो आपको थोड़े बहुत सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि थेरेपीज वगैरह को कंडक्ट करते हैं, जैसे बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं। तो अगर आपके जो दिमाग में अगर कोई दिक्कत है, आपके सोच विचार में कोई दिक्कत है, अगर आप ओवर थिंक करो, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको एक थेरेपी, मतलब नंबर ऑफ थेरेपीज दे सकते हैं। अगर आपका डिसऑर्डर जो है आपके बिहेवियर की वजह से है, तो आप बिहेवियर, जो बिहेवियरिस्ट होते हैं यानी कि बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फिर आपको उनके पास जाना चाहिए। तो कोई भी जो ऐसा पर्सन है, और इनके लिए अगर मैं कॉमन टर्म अगर आपको बताऊं, अगर आपको साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर वर्ड समझ में नहीं आता है कि आपको कहाँ यूज करना है, तो सिंपली आप एक कॉमन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो जिसको हम कहते हैं थेरेपिस्ट। तो थेरेपिस्ट क्या करेगा या क्या करेगी? थेरेपिस्ट आपको देंगे थेरेपी, जिसकी वजह से आप दोबारा से एक साइकोलॉजिकली हेल्दी ह्यूमन बीइंग, हेल्दी पर्सन फिर से बन सकते हो। तो यहां पर डिस्कस हम ये करने वाले हैं कि थेरेपिस्ट के द्वारा दी गई जो थेरेपीज हैं उसकी नीड क्या है। उसकी नीड ये है कि इंसानों की जिंदगियों में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड होती है, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं, और बहुत बार इंसानों को बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस होने के कारण दे एंटर इनटू द डोमेन ऑफ जब मनोवैज्ञानिक स्तर पर परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, तो हो सकता है कि इंसानों को जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो भी कैच करने लगे। तो अगर ऐसा नहीं चाहते हम कि ऐसा हो, तो वो ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस को रिमूव करने के लिए, अगर एक इंडिविजुअल खुद रिमूव नहीं कर सकता है, तो दे नीड द हेल्प ऑफ अ पर्सन लाइक थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आप उनके लिए कॉमन टर्म यूज कर सकते हो थेरेपिस्ट। तो यहां पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ना इंसानों की जिंदगी में कुछ ऐसी डिफिकल्टीज को या एडवर्स कंडीशंस को रिमूव करना चाहते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस कर रहा है या बड़े टाइम से करते हुए आ रहे हैं अपनी लाइफ के डिफरेंट फेजेस में, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल जो है वो साइकोलॉजिकली हेल्दी पर्सन नहीं है, या फिर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिग्रेड हो रही है। तो साइकोलॉजिस्ट जो है दे विल मेक सर्टेन इंटरवेंशंस मतलब साइकोलॉजिस्ट जो है वो कुछ ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से एक इंसान के मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो उनको डिफिकल्टीज, जो उनको चैलेंजेस सता रहे हैं, उसको रिमूव करें। वो पहले सोचेंगे, समझेंगे इंसान के मनोवैज्ञानिक स्तर को, उनसे बात कर कर। जब सामने वाला जो पर्सन होगा, जो क्लाइंट होगा, जो पेशेंट है, जो साइकोलॉजिस्ट से कोई भी चीज़ अपनी डिस्कस करने आया हुआ है या आई हुई है, जब वो अपनी मानसिक स्थिति बताएंगे साइकोलॉजिस्ट को, तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो उनको बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड करेंगे। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट विल मेक इंटरवेंशंस, मतलब वो अपने साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे एक इंडिविजुअल की लाइफ में। जिस भी इंसान को जरूरत होती है साइकोलॉजिस्ट की, और जरूरत कब होती है? जब साइकोलॉजिकली कोई पर्सन वीक बनता चला जाता है, वीक बनती चली जाती है।
अब यहां पर साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या है कि एक अप्लाइड रोल है, यानी कि वो सिर्फ एक डिग्री होल्डर नहीं है, वो अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करके उसको अप्लाई करके उसको प्रैक्टिकल नॉलेज बनाकर सामने वाले पर्सन को ठीक करने के लिए भी एक क्षमता रखते हैं। ऑन वन हैंड मतलब ये एक रोल है साइकोलॉजिस्ट का, जिसकी वजह से ये जो लोगों की जिंदगी है, ठीक है, लोगों की जिंदगी जो है वो उनके हाथों में आने लग जाती है, लोग फिर अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लेने लग जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, हम लोग यहां पर इसलिए एक इंडिविजुअल लाइफ के बारे में बात करते हैं। ये दूसरे सोशल साइंस के सब्जेक्ट की तरह नहीं है जहां पर हम पूरे समाज के बारे में, ग्रुप के बारे में, नंबर ऑफ लोगों के बारे में बात करें। ये सोशियोलॉजी नहीं है, ठीक है। और हमें यह भी पता होना चाहिए, यानी कि साइकोलॉजिस्ट को यह भी पता होना चाहिए कि जब हम साइकोलॉजी की फील्ड में जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं तो उन प्रिंसिपल्स की कुछ लिमिटेशंस क्या है। और इन सब कारणों की वजह से ये वाली थीम हमें यह बता रही है कि इन सब कारणों की वजह से साइकोलॉजिस्ट का जो रोल है वो बहुत हेल्पफुल रोल रहा है कि साइकोलॉजी को पॉपुलर करने के लिए एज अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, कि यार दुनिया में कोई ऐसा डिसिप्लिन भी बन पाया, कोई ऐसा सब्जेक्ट भी बन पाया जहां पर हम एक सामने वाले इंसान के मनोवैज्ञानिक स्तर को समझ सकते हैं, उसके दिमाग के अंदर, सामने वाले इंसान के दिमाग के अंदर अगर कुछ अटकलें हैं, कुछ हलचल चल रही है, कोई भी एक दिक्कत है जिसकी वजह से वो अपने आप को बीमार महसूस कर रहा है या कर रही है, तो हम क्या उसकी मदद करें, कैसे हम उसकी मदद करें ताकि हम उसको झंझट से बाहर निकाल सकें। ये चीज़ की डायरेक्शन जो है उसके लिए साइकोलॉजी की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब साइकोलॉजी की फील्ड में बड़ी सारी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस भी डेवलप हो रखी हैं, ठीक है। और उन सारे अलग अलग प्रकार की साइकोलॉजिकल ब्रांचेस के अंदर अलग अलग प्रकार की साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको डायग्नोज करा जाता है। मतलब इन सारे साइकोलॉजिकल थ्योरीज, प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स का सारा लेकर सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करा जाता है और फिर उनको उसके लिए सॉल्यूशन भी दिया जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी करा जाता है। फिर चाहे एक पर्सन कोई दिक्कत फील कर रहा हो या कर रही हो, किसी फैक्ट्री, किसी इंडस्ट्री, किसी फर्म में काम करते हुए, क्लिनिकल सर्विसेज अगर हमें किसी को देनी है, कि किसी को दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन की फील्ड में लोग अपने करियर से रिलेटेड चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, पर्यावरण में कुछ दिक्कत है, लोगों की फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल हेल्थ में कुछ दिक्कत है, कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी कि हम हार्मनी कैसे, एक शांति व्यवस्था कैसे प्रमोट करें सामाजिक स्तर पर। तो इसकी वजह से अलग अलग जो साइकोलॉजी की फील्ड है वो डेवलप हुई हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। लाइक दीज फील्ड्स, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, कि अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अलग अलग प्रोफेशन को चूज करते हैं, अलग अलग फील्ड्स होती हैं उनकी डील करने की लोगों को। जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसका लेना देना है माइंड के साथ, माइंड के प्रिंसिपल्स के साथ। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, बॉडीली रिलेटेड इलनेस और बॉडी और माइंड का क्या कनेक्शन है, ठीक है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जहाँ पर हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंडिविजुअल की लाइफ में जो जो चेंजेस आते हैं उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी, लोगों का इंट्रोवर्ट होना, एक्सट्रोवर्ट होना। क्रॉस कल्चरल और कल्चरल साइकोलॉजी, कि लोगों के बिहेवियर को हमें समझना है अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, जैसा कि थीम नंबर 4 के अंदर भी हमने पढ़ा था। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, के आपका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, जैसे पॉल्यूशन हो गया, गली में आप पढ़ने बैठे हो तो गली में आपके कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं, या फिर गाड़ियों की आवाज़ आ रही है अगर आपका घर मेन रोड पर है, ट्रैफिक की तरफ ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। या फिर सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, कि आपके आसपास जो सोशलाइजेशन एजेंट्स हैं, पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स और दूसरे आपके रोल मॉडल्स वगैरह, ये आपको कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ साइकोलॉजी, जिसमें हम ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं, पर्सन की फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल हेल्थ की। क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, जहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट जो है वो, या जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो आपको क्लिनिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, थेरेपीज दे सकते हैं, काउंसलिंग सेशंस आपको मिल सकते हैं। और अगर कोई डॉक्टर है, जो साइकेट्रिस्ट है वो डॉक्टर होते हैं, तो वो आपको दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आप मानसिक रूप से
एक रोगी बनते चले जा रहे हो, यानी कि किसी इंसान को मे नॉट गॉट डू सो अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसके लिए। ठीक है। उसके अलावा जैसा कि अभी हम नीचे पढ़ रहे थे, इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के लोग जो हैं वो कभी कभार कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर या ऑफिस वगैरह दफ्तर वगैरह जाते हुए कितना फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, या उनको थकान महसूस होती है, मानसिक तनाव होता है, जिसकी वजह से उनका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो रहा होता है, या फिर उनकी हेल्थ ख़राब हो रही होती है। और आता है यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी का रोल, कि लोग जो है करियर रिलेटेड एजुकेशन की फील्ड में डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कि कैसे कोऑपरेशन और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को हम इंसानों के समझें। और कुछ दूसरी साइकोलॉजी की ब्रांचेज जैसे स्पेस साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, एविएशन साइकोलॉजी, जैसे हम आउटर स्पेस की यहाँ पर बात करते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको क्या दिक्कत होती है। एविएशन साइकोलॉजी के अंदर जो प्लेन उड़ा रहे होते हैं उनकी साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है। मिलिट्री के अंदर फॉरेंसिक साइकोलॉजी, गाँव की साइकोलॉजी, रूरल साइकोलॉजी, अर्बन साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के से बड़ी सारी फील्ड्स हैं, अनगिनत फील्ड्स हैं, और आज भी वो डेवलप होती रहती हैं। तो ये जब हम लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने लग जाते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि आप साइकोलॉजिस्ट बन गए तो आप हर इंसान को हर एक सोशल सिचुएशन के अंदर समझ जाओ, हर एक सेटिंग के अंदर समझ जाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको लोगों को उनके कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उनकी सिचुएशन के अंदर समझना पड़ेगा। फिर इसलिए यहाँ पर अलग अलग साइकोलॉजी की जो फील्ड्स होती है वो इसकी वजह से ही ईजाद हुई है। तो यहाँ पर अलग अलग साइकोलॉजी की फील्ड्स कौन सी है, मैंने आपको वैसे तो बहुत सारी दिखा दी। यहाँ पर वो वाले नाम जो हैं वो फिर से आ रहे हैं, जिनको आप मतलब बेसिकली ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे ऊपर हेडिंग थी, इनको हम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। साइकोलॉजी की जो अलग अलग जो ब्रांचेस होती है, ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, ये कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लोगों को सर्विसेज देने का काम करते हैं। सिर्फ लोगों को नहीं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को भी सर्विसेज देते हैं और एक इंस्टीट्यूशंस को भी सर्विस देते हैं। जैसे बहुत सारे स्कूलों में आप देखते होंगे कि काउंसलर्स रूम होता है, काउंसलर मैम का एक पर्टिकुलर रूम होता है जहाँ पर लोगों को काउंसलिंग रिलेटेड सर्विसेज जो होती है वो मिलती हैं। लोग कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं अपने काउंसलर से, सो वो काउंसलिंग सेशंस लेती हैं मैम उसका, या जो भी स्कूल में जिसमें सर होते हैं। ठीक है। तो ये हमारी जो दोस्तों जो सारे जो थीम्स का जो पार्ट था, थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन, इसको हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट करा। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।